स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 17 तक पढ़ लिया था, रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री, अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। सेक्शन 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें सेक्शन 18 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 की सेक्शन 18, तो ये रही आपकी सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहती है? सेक्शन 18 बात करती है मरम्मत तथा पुनः निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति एवं उसमें पुनः प्रवेश। तो यहाँ पे जो सेक्शन 18 में बात की गई है, सेक्शन 18 में बात की गई है, सेक्शन 12 में जो हमने ग्राउंड पढ़े थे जी और एच, तो उसके आधार पर पुनः प्राप्ति की बात की गई है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। तो जो क्लॉज जी और एच पढ़ा था उसके बारे में बात बताई गई है थोड़ा सा डिटेल में। इसमें कहा गया है कि इन मेकिंग एनी ऑर्डर ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज जी और क्लॉज एच of subsection 1 of section 12, the court shall ascertain from the tenant whether he elects to be placed in occupation of the accommodation or part thereof from which he is to be evicted, and if the tenant who elects shall record the fact of the election in the order and specify therein the date on or before which he shall deliver possession so as to enable the landlord to commence the work of repairs or building or rebuilding as the case may be। एक बार हिंदी में भी लैंग्वेज पढ़िए, फिर मैं समझाती हूँ। धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 6 या खंड जा में विनिर्दिष्ट किए गए आधारों पर कोई आदेश करने में न्यायालय अभिधारी से यह अविनिश्चित करेगा कि क्या वह उस स्थान या उसके भाग का जिससे कि उसे बेदखल किया जाना है उसके अधिभोग में रखे जाने का निर्वाचन करता है, और यदि अभिधारी ऐसी निर्वाचन करता है तो वह ऐसे निर्वाचन संबंधी तथ्य को उस आदेश में अभिलिखित करेगा और उसमें वह तारीख निर्दिष्ट करेगा जिसको एवं या जिसके की पूर्व वह उसका कब्जा परिवर्तित कर देगा कि जिससे भूस्वामी यथास्थिति मरम्मत, निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सके। तो इस सेक्शन में सिंपली ये समझाया गया है कि सेक्शन 12 में जो हमने क्लॉज पढ़ा था जी और एच वाला, जिसमें एक में हमने पढ़ा था कि उसको अपना मकान को रिपेयर करवाना है, रीबिल्डिंग कराना है, क्लॉज जी में पढ़ा था, है ना। क्लॉज एच में क्या पढ़ा था हमने? क्लॉज एच याद है किसी को? क्लॉज एच में हमने पढ़ा था बिल्डिंग रीबिल्डिंग, हाँ, अल्ट्रेशन एडिशन। हाँ। जी में क्या हुआ था कि जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनफिट हो गया है मकान, तो उसमें रिपेयर की जरूरत है क्लॉज जी में, और एच में रीबिल्डिंग या रिकंस्ट्रक्शन करवाना है ना, कुछ एडिशन, कुछ अल्टरेशन वगैरह, सब्सटेंशियल अल्टरेशन करवाना है, ऐसा कराना है। तो इन आधारों पे इस सेक्शन 18 में ये कहा गया है कि जब कभी भी जी और एच के आधार पे कोई भी ऑर्डर कोर्ट जब पारित करेगी, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर देने से पहले जो टेनेंट है जिसको जी और एच के आधार पर मकान खाली करवाया जा रहा है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बता करके, तो उस टेनेंट को एक अधिकार दिया जाता है निर्वाचन करने का, इलेक्शन करने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या कहे कि आप मकान खाली करवा रहे हो कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनसेफ हो गया है, असुरक्षित हो गया है ये मकान, अगर आप इसमें रहेंगे तो आपकी जान माल को हानि है, तो हमें इसमें रिपेयर्स करवानी है, रिपेयरिंग करवानी है। तो अब रिपेयरिंग जो है वो बिना खाली करवाए नहीं की जा सकती मकान को, ये कहा गया है। फिर अब मकान मालिक को रीबिल्डिंग करवाना है, रिकंस्ट्रक्शन करवाना है एच वाले पॉइंट में, या कुछ अल्टरेशन करवाना है, वो भी खाली कराए बिना नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पे सिर्फ जो मकान खाली करवाने का पर्पज है वो सिर्फ रीबिल्डिंग और रिपेयर कराना, और कुछ नहीं है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में टेनेंट को ये अधिकार दिया जाता है, कोर्ट उससे ये कहेगी अगर जी और एच के आधार पर मकान खाली करवाया जाता है, किराएदार को बेदखल किया जाता है, तो उसको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप सिलेक्ट कर लो, आप निर्वाचन कर लो कि क्या जिस आधार पे आपसे मकान खाली करवाया जा रहा है जी और एच के आधार पर, तो जब भी ये रिपेयर और रीबिल्डिंग कंप्लीट होगा तो क्या आप वापस इस मकान में कब्जा चाहते हो? जैसे इनका रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये
कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे, रीबिल्डिंग करवा लेंगे, तो उसके बाद क्या आप वापस इसी मकान में आना चाहते हो? ये ऑप्शन कोर्ट न्यायालय को देगा। ठीक है, किस समय? ऑर्डर देते समय। अगर जीएच के आधार पर बेदखली का आदेश न्यायालय देता है तो उस न्यायालय में उसको इलेक्शन करने का ये अधिकार देगा, और ऐसे इलेक्शन करने के अधिकार को रिकॉर्ड भी करेगा अगर टेनेंट इलेक्ट करता है। अगर टेनेंट इस चीज का इलेक्शन करता है कि हाँ मैं वापस इसी मकान में आना चाहूंगा जब इनका रिपेयरिंग और रिबिल्डिंग खत्म होगी, तो इस तथ्य को, इस फैक्ट को कोर्ट जो है अपने आदेश में रिकॉर्ड करेगा कि जो किराएदार है वो वह चाहते हैं कि ऐसा रीबिल्डिंग और रिपेयर होने के बाद ये वापस उस मकान का कब्जा चाहते हैं, वो ऐसा मेंशन करेंगे उस आदेश में। साथ में वो डेट मेंशन करेंगे कि जिस डेट को किराएदार मकान का पोजेशन लैंडलॉर्ड को दे दे, ताकि लैंडलॉर्ड अपना काम शुरू करवा सके रिपेयर का। ये इस सेक्शन में कहा गया है। ठीक है, तो आदेश सेक्शन 12 की क्लॉज जी और एच में जो ऑर्डर पारित करना है कोर्ट को, उस ऑर्डर को पारित करते समय टेनेंट से जो है कोर्ट पूछेगी, आपको इलेक्शन करने का अधिकार देगी टेनेंट को कि आप क्या चाहते हो, आप वापस कब्जा चाहते हो। अगर वो बोलता है हाँ, तो इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगी, साथ में डेट बताएगी कि किस तारीख को आपको मकान मालिक को पोजेशन दे देना है मकान का, और जिस तारीख को मकान मालिक को पोजेशन देना है उस तारीख से, ताकि मकान मालिक जो है अपना वर्क कमेंस कर पाए, अपना काम बिल्डिंग रीबिल्डिंग का जो भी रिपेयर वगैरह है वो शुरू कर पाए। ठीक, ये आपकी सबसेक्शन 1 में बताया है। अब आगे इसकी सबसेक्शन 2 भी दी गई है 18 की, उसमें देखिए क्या दिया गया है। अब इसमें कहा गया है 2 में, इफ द टेनेंट डिलीवर्स possession if the tenant delivers possession or on or before the date specified in the order, the landlord shall on the completion of the work of repairs or building or rebuilding place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof as the case may be within 1 month of the completion of such work। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जैसे ही इसमें ये कहा गया है कि यदि अभिधारी आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उससे पूर्व कब्जा परिदत्त कर देता है, तो भूस्वामी मरम्मत या निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर अभिधारी को यथास्थिति उस स्थान या उसके किसी भाग का अधिभोग ऐसे कार्य के पूरा हो जाने के 1 मास के भीतर दे देना। तो जो डेट ऑर्डर में बताई है कोर्ट ने कि इस डेट को आपको मकान खाली करके मकान मालिक को दे देना है, तो उस निर्दिष्ट तारीख को, स्पेसिफिक डेट को या उसके पहले अगर कब्जा दे देता है किराएदार मकान मालिक को, तो जैसे ही मकान मालिक का काम पूरा हो जाएगा रिपेयरिंग वगैरह का, तो ऐसा काम पूरा हो जाने से 1 मंथ के अंदर अंदर उसको वापस टेनेंट को क्या कर देना है, कब्जा दे देना है कि भैया हमारा रिपेयरिंग और रीबिल्डिंग कंप्लीट हो गया है, आप आ जाओ और आके रहने लगो। तो ये जो कब्जा देना है विदिन 1 मंथ, कब से? ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सच वर्क। तो कार्य के पूरा हो जाने की तारीख से 1 मंथ के अंदर अंदर उसको अभिधारी को या टेनेंट को कब्जा दे देना है। देन सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है यदि आदेश में निर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व अभिधारी द्वारा कब्जा परिदत्त कर दिया जाने के पश्चात भूस्वामी मरम्मत या निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य निर्दिष्ट की गई तारीख के 1 मास के भीतर प्रारंभ नहीं करता या उपयुक्त समय के भीतर कार्य पूरा नहीं करता, या कार्य पूरा कर लेने पर अभिधारी को उपधारा 2 के अनुसार उस स्थान का अधिभोग नहीं देता। 3 कंडीशन बताइए। ठीक है, तो न्यायालय अभिधारी द्वारा ऐसे समय के भीतर जो कि विहित किया जाए उसे इस संबंध में आवेदन किया जाने पर भूस्वामी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अभिधारी को उस स्थान का या उसके भाग का अधिभोग दे दे, या अभिधारी को ऐसे प्रतिकर का जैसा कि न्यायालय उचित समझे समुदाय करे। अब क्या कह रही है एक बार इंग्लिश में लैंग्वेज देखते हैं, समझाती हूँ। इफ आफ्टर द टेनेंट has delivered possession on or before the date specified in the order,
मतलब जो ऑर्डर में डेट स्पेसिफाई की गई थी कि आपको उस तारीख को पोजेशन देना है, तो उस तारीख को या उस तारीख के पहले जो टेनेंट है वो अगर पोजेशन दे देता है प्रॉपर्टी का, तब द लैंडलॉर्ड फेल्स टू कमेंस द वर्क ऑफ रिपेयर्स और बिल्डिंग रीबिल्डिंग विद इन 1 मंथ। और ऐसा पोजेशन तो मतलब सामने वाले किराएदार ने तो पोजेशन आपको टाइमली दे दिया, लेकिन लैंडलॉर्ड ने ऐसा पोजेशन जिस तारीख को उसको मिला है उस पोजेशन की तारीख से 1 मंथ के अंदर उसने काम ही शुरू नहीं करवाया। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि किराएदार ने तो जो डेट उसको स्पेसिफाई की गई थी पोजेशन देने के लिए उसने उस डेट पे दे दिया है पोजेशन, लेकिन ऐसे पोजेशन मिलने की तारीख से लैंडलॉर्ड ने काम शुरू नहीं करवाया। कब तक? विद इन 1 मंथ, मतलब पोजेशन देने के बाद 1 महीना निकल गया और 1 महीने तक कोई काम शुरू नहीं करवाया ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, जो डेट स्पेसिफाइड की थी कोर्ट ने, इस तारीख को पोजेशन देना है, सामने वाले ने दे दिया और उस तारीख से 1 मंथ के अंदर कोई काम शुरू नहीं करवाया। और या फिर फेल्स टू कंप्लीट द वर्क इन अ रीजनेबल टाइम, या फिर काम शुरू करवा लिया लेकिन एक रीजनेबल टाइम होता है हर काम का, कि हाँ एक अंदाज लगा लिया जाता है कि हाँ भाई इनके यहाँ किचन बननी है या इनको ऊपर एक रूम बनवाना है, तो अंदाजन इतने दिन में तो बन ही जाएगा। तो वो जो रीजनेबल टाइम है उस रीजनेबल टाइम में काम ही कंप्लीट नहीं करवा पाया, और हैविंग कंप्लीटेड द वर्क या फेल्स टू प्लेस द टेनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द एकोमोडेशन इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 2, या अब आपने टाइम पे काम भी शुरू करवा लिया, टाइम पे आपका काम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसा कि सबसेक्शन 2 में बताया है कि काम कंप्लीट हो जाने के बाद जिस तारीख को काम कंप्लीट हुआ है तब से 1 मंथ के अंदर आपको क्या कर देना है? टेनेंट को वापस कब्जा दे देना है। तो सबसेक्शन 2 में जो ये बात बताई है, आपने वापस किराएदार को कब्जा नहीं दिया, मतलब समय पे काम शुरू करवा लिया, समय पे काम आपका कंप्लीट भी होगा, लेकिन काम कंप्लीट होने के बाद आपने उसको कब्जा नहीं दिया 1 मंथ के अंदर। तो the court may on application made to it in this behalf by the tenant, तो फिर इस संबंध में कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो टेनेंट क्या करेगा? कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएगा कि सर हमने कब्जा दे दिया लेकिन 1 महीना निकल गया, इनने कोई काम शुरू नहीं करवाया, सर इन्होंने काम जो है शुरू तो करवा लिया लेकिन इनका काम ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। या एप्लीकेशन में बोलेगा टेनेंट कि सर कंप्लीट हो गया है, 1 महीना निकल गया, इन्होंने पोजेशन नहीं दिया, तो ये एप्लीकेशन इस संबंध में टेनेंट लगाएगा कोर्ट के पास। तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा लैंडलॉर्ड को टू प्लेस द टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ द एकोमोडेशन और पार्ट देयर ऑफ, और टू पे टू द टेनेंट सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंक्स फिट। तो कोर्ट जो है लैंडलॉर्ड को ऐसा आदेश देगा कि भैया टेनेंट को कब्जा दो या फिर कंपनसेशन दो, जैसा कि कोर्ट फिक्स करे। ठीक है, क्लियर? ये हो गई आपकी सेक्शन 18। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दोनों को क्लियर हो गई? यस मैम। मैम इसमें कोर्ट का रोल है या भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी नहीं है ना? हाँ हाँ, कोर्ट है इसमें। कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहा है अपने टेनेंट। हाँ ठीक है मैम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 19। सेक्शन 19 है सीमित कालावधि वाली अभिवृत्तियों की दशा में कब्जे की पुनः प्राप्ति। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग चाहे तो छोड़ भी सकते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड। पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इसमें कलेक्टर वर्ड आया है, तो हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाए, तो हमें नहीं छोड़ना, अपनी साइड से हम तो लापरवाही करते। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो लिमिटेड पीरियड के लिए जो टेनेंसीज होती है तो क्या दे सकते हैं, जैसे बहुत से लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनको क्या है, उन्होंने कहा कि हमें भैया कंटिन्यू समय के लिए नहीं देना है अपना मकान किराए पे, हमें थोड़े से दिन के लिए मकान पे किराए पे देना है। तो ये जो थोड़े से दिन के लिए मकान किराए पर देना होता है, तो उस कंडीशन में किसकी परमिशन लेना पड़ती है? कलेक्टर की। तो ये याद रखना है इस सेक्शन में। एक तो हेडिंग याद रखनी है 19 की कि रिकवरी ऑफ पोजेशन इन सर्टेन इन केसेस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड। कि लिमिटेड पीरियड के लिए हमने मकान किराए पर दिया है, जब लिमिटेड पीरियड के लिए मकान किराए पर देना होता है तो कंसेंट किसकी लेना होती है, परमिशन किसकी लेना होती है? कलेक्टर की। या फिर सेक्शन 39 के अंतर्गत एक ऑफिसर बताया गया है इस संबंध में, उस ऑफिसर की। ठीक है, तो वो अभी हम सेक्शन 39 पढ़ेंगे तब देखेंगे। अंदर पढ़ते पहले इस सेक्शन को क्या हो रहा है इसमें। इस सेक्शन में ये हो रहा है कि where a landlord does not require the whole or any part of any accommodation for a particular period
and the landlord after obtaining the permission of collector or such other officer as may be authorized by him under subsection 1 of section 39 in the prescribed manner lets the whole of the accommodation or part thereof as a residence for such period as may be agreed to in writing between the landlord and the tenant. पहले इतना पैराग्राफ है ना, क्या बोल रहे हैं कि जहां किसी भूस्वामी को, है ना, पहले इतना पैराग्राफ समझते हैं। जहां किसी भूस्वामी को किसी संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग की आवश्यकता किसी विशिष्ट कालावधि के लिए नहीं है और भूस्वामी कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकार, एक सेकंड वेट करिएगा, हेलो हेलो, हाँ क्लास चल रही है। अब क्या बताया गया है इसमें कि जहां किसी भूस्वामी को किसी संपूर्ण स्थान या उसकी किसी भाग की आवश्यकता किसी विशिष्ट कालावधि के लिए ना हो और भूस्वामी कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो कि धारा 39 की उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए उसकी अनुज्ञा विहित रीति में अभिप्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को ऐसी कालावधि के लिए जिसके के संबंध में भूस्वामी तथा अधिकारी के बीच लिखित रूप में करार हो जाए निवास स्थान के रूप में भाड़े पर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का कोई एकोमोडेशन है, कोई बिल्डिंग है, तो उसको उस बिल्डिंग की या उसके किसी पार्ट की कुछ समय के लिए आवश्यकता नहीं, मतलब फ्री पड़ा हुआ है उसका, तो उसने सोचा चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है तो पूरे एकोमोडेशन की या एकोमोडेशन की किसी पार्ट की उसको किराए पर दे देते हैं। तो ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, या तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ती है या सेक्शन 39 के अंतर्गत जो सेक्शन 39 सेक्शन 1 में एक इस संबंध में एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है जिससे परमिशन लेना पड़ती है। ठीक है, तो कलेक्टर या अन्य अधिकारी जो भी सेक्शन 39 की धारा 1 में बताया गया उससे परमिशन लेंगे, अनुज्ञा ली जाएगी विहित रीति में और ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद, ऐसी परमिशन लेने के बाद उस पूरे स्थान को या उसके किसी भाग को एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए, जो भी टाइम पीरियड आपसदारी में लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम इतने समय के लिए जो है आपको ये मकान देना चाह रहे हैं किराए पे, क्योंकि हमें इतने समय के लिए आवश्यकता नहीं है, भैया 8 महीने हमारा ये मकान फ्री है तो हम चाहते हैं कि 8 महीने के लिए किराए पे चलाना है, तो आपको लेना तो 8 महीने के लिए ले लो। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट कर लिया और इन्होंने क्या किया, किराए पर दे दिया, निवास स्थान के रूप में भाड़े पर दे देता है। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज है, याद रखना, यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज है, स्पष्ट लिखा निवास स्थान के रूप में भाड़े पर दे देता है। तो रेसिडेंशियल पर्पज से उसने क्या किया, भाड़े पर दे दिया। अब क्या हुआ, और अभिधारी उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर ऐसे स्थान को खाली नहीं करता। अब पहले ही एग्रीमेंट हो गया था कि 8 महीने के लिए मकान का किराए पर देना है, लेकिन क्या हुआ, जैसे 8 महीने पूरे हुए तो किराएदार ने मकान खाली नहीं किया। बाद में क्या एग्रीमेंट हुआ था 8 महीने का, अब लेकिन 8 महीने निकल गए और ऐसी कालावधि बीत गई और उसके बाद भी उसने खाली नहीं किया। तो धारा 12 की उपधारा 1 में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब क्या है कि जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में जो भी हमने ग्राउंड्स पढ़े हैं खाली करवाने के मकान, उसमें कुछ भी लिखा है हमें उससे लेना देना नहीं है, या अन्य किसी विधि में किसी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई अदर लॉ भी बना है उसमें भी कुछ भी लिखा है, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय भूस्वामी द्वारा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए उस संबंध में कोई वाद उसके समक्ष फाइल किया जाने पर अभिधारी तथा प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति को जो ऐसे स्थान का अधिभोग रखता हो बेदखल करके उस भूस्वामी को उस स्थान या उसके किसी भाग का खाली कब्जा दिला सकेगा। तो ये सेक्शन 19 अपने आप में बहुत पावर रखती है, मतलब वो कह रहे हैं कि सेक्शन 12(1) में जो ग्राउंड्स पड़े खाली करवाने के वो तो ठीक है, वो तो बेदखल करवाने के ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा है
या किसी और लॉ में भी कुछ भी लिखा है, तो भी अगर ऐसी कंडीशन है, अगर सेक्शन 19 वाली बात है कि कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के दिया है और ऐसे संबंध में कोई सूट फाइल अगर कर देता है लैंडलॉर्ड कि सर हमने जो है कलेक्टर से परमिशन लेके या सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उनसे परमिशन लेके 8 महीने के लिए इनको मकान किराए पर दिया था, एग्रीमेंट हुआ है बाकायदा, अब 8 महीने बीते ही खाली नहीं कर रहे हैं मकान और सूट फाइल कर देते हैं, तो न्यायालय को सेक्शन 19 के अंतर्गत पावर है कि वो उस टेनेंट को बेदखल करके भूमि स्वामी को या जो भी व्यक्ति के पोजीशन में वो मकान है उसको बेदखल करके भूमि स्वामी को उसका कब्जा खाली करके मकान दिलवा सकते हैं। तो सेक्शन 19 अपने आप में बहुत ज्यादा कोर्ट को पावर दे रही, आरटीए को नहीं, कोर्ट को, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था देयर ऑफ एज अ रेसिडेंस फॉर सच पीरियड एज मे बी एग्रीड इन writing between the landlord and the tenant does not on the expiry of the said period vacate such accommodation, then notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 12 or in any other law, the court may on a suit being filed before it in this behalf by the landlord within such time as is prescribed place the landlord in vacate possession of the accommodation or part thereof by evicting the tenant and every other person who may be in occupation of such accommodation. Yeah? ये हो गई आपकी सेक्शन 19, समझ में आई दोनों को? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 20, ठीक है। कोर्ट को पावर है, ध्यान रखना, यहाँ सारे सेक्शन से कोर्ट को पावर मिली है। अब है स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इन सर्टेन केसेस। अब स्पेशल प्रोविजन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में जो बात हो रही है, सेक्शन में बात हो रही है कि जो ये मकान है, तो मकान मालिक जो है वो या तो कोई कंपनी है, या तो कोई कॉर्पोरेट है, या तो कोई लोकल अथॉरिटी है, या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन से? तो स्पेशल प्रोविजन से तो मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो स्पेशल में क्या क्या है भाई? स्पेशल में या तो जो मकान मालिक है वो कोई कंपनी है, निगमित निकाय है, स्थानीय प्राधिकारी है, या फिर लोक संस्था है। ये 4 लोग हैं इस सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, जहां किसी स्थान के संबंध में भूस्वामी कोई कंपनी है, कोई निगमित निकाय है, कोई स्थानीय प्राधिकारी है, या कोई लोक संस्था हो और वह स्थान ऐसे भूस्वामी के कर्मचारियों के उपयोग के लिए या किसी लोक संस्था की दशा में उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो, तो धारा 12 में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात की होते हुए भी न्यायालय ऐसे भूस्वामी द्वारा उसके समक्ष इस संबंध में कोई वाद फाइल किए जाने पर अभिधारित तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उसका अधिभोग रखता हो बेदखल करके उस भूस्वामी को ऐसे स्थान का खाली कब्जा दिला सकेगा यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, का, खा, गा, और एक और पॉइंट है इसमें पीछे घा, है ना। तो अगर ये 4 कंडीशंस है, तो ये 4 कंडीशंस होंगी तो न्यायालय जो भी टेनेंट है उनको निकाल करके उसका खाली कब्जा लैंडलॉर्ड को दिलवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मकान है वो किसी कंपनी के अधीन है, मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए मकान अलॉट करती हैं। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंडर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें उनके काम चलते हैं। ये जो वर्ड है ना, उसकी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए जो भी लोक संस्था है, लोक संस्था मतलब हॉस्पिटल्स हैं आपके, है ना। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, अभी इसमें आगे बताया गया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या इंक्लूडेड है ना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आपका शैक्षणिक संस्था, पुस्तकालय, चिकित्सालय, फूड औषधालय, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। तो इनकी खुद की बिल्डिंग होती है, जैसे लाइब्रेरी देखिए भाई, लाइब्रेरी क्या है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स रखी रहती है, बड़ी सी हॉल बना रहता है, तो उस हॉल में क्या है, लाइब्रेरी है, वहां स्टूडेंट्स आते हैं, बैठते पढ़ते हैं, तो उनका काम चलता है। तो वो चीजें बताइए कि ये जो बिल्डिंग है, तो ये जो बिल्डिंग है ये इनमें जो लैंडलॉर्ड है, तो वो लैंडलॉर्ड कैसे है, किनका एकोमोडेशन है लैंडलॉर्ड का, किसी कंपनी का, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, किसी लोकल अथॉरिटी का, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का। और जो बिल्डिंग है
वो यूज होती है उनके एम्प्लॉइज के लिए। कोई भी बिल्डिंग जो है वो यूज हो रही है उनके एम्प्लॉइज के लिए। और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की अगर कोई बिल्डिंग है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग यूज हो रही है उनकी एक्टिविटीज को करने के लिए, है ना। अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की एक्टिविटी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले काम हो रहे हैं। तो then notwithstanding anything contained in section 12 or in any other law, the court may on a suit being filled एक मिनट notwithstanding anything contained in section 12 or in any other law, the court may on a suit being filled before it in this behalf by such landlord, place the landlord in vacant possession of such accommodation by evicting the tenant and every other person who may be in occupation thereof if the court is satisfied. अतिशय यही है ना, उसे नेट कनेक्टेड है, यही है ना। हाँ अरे वो भैया नहीं मतलब हॉल में रहना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि अब ये जो 4 ग्राउंड है, इतनी चीज तो समझ में आ गई। बिल्डिंग किसी कंपनी की है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट की है, लोकल अथॉरिटी की है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, उनके एम्प्लॉइज के लिए, उनकी एक्टिविटीज रन करने के लिए। तो अब ये नीचे 4 ग्राउंड में से कुछ भी यदि हो गया तो कोर्ट जो है उसको पावर है कि वो इन आधारों पे मकान खाली करवा लेगी। अब देखिए पहला आधार है दैट द टेनेंट टू whom such accommodation were let for use as a resident at a time when he was in the service or employment of the landlord has ceased to be in such service or employment, कि वह अभिधारी जिसको कि ऐसा स्थान निवास स्थान के रूप में उस समय भाड़े पर दिया गया था जबकि वह उस भूस्वामी की सेवा या नियोजन में था, ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है। सिंपल, कंपनी का था, कंपनी की तरफ से मकान मिला था, अब आपका वो जो सर्विस है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो ही नहीं बची, जॉब चली गई आपकी। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12 में, तो वहां तो ग्राउंड है ही, लेकिन स्पेशल यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया। तो अगर वो आपकी जॉब चली गई है, आपका मकान, तो फिर आपको उसके लिए मिला था वो एकोमोडेशन रेसिडेंस पर्पस, तो वो एक आधार बन जाएगा। तो आपको वहां पे भी मकान खाली करवाया जा सकता है और यहाँ पे भी करवाया जा सकता है 20 में भी। अब that the tenant has acted in contravention of the terms expressed or implied under which he has authorized to occupy such accommodation। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, क्या है कि अभिधारी ने उन अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के जिनके की अधीन उसे ऐसे स्थान का अधिभोग रखने के लिए प्राधिकृत किया गया था उल्लंघन में कार्य किया है। अब जो भी टर्म्स और कंडीशंस फिक्स हुई थी आपको मकान देने के लिए कि आपको मकान दे रहे हैं, आपको मकान में ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा ऐसा काम नहीं करना है। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल का पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो एक टर्म है एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड की हॉस्पिटल में क्या क्या काम होंगे और क्या क्या नहीं होंगे। अब जो भी आपकी टर्म्स है आपने उसके कॉन्ट्रेरी वर्क किया है, मतलब आपने ब्रीच किया है, कॉन्ट्रवेंशन किया है आपने, है तोड़े हैं रूल्स को, और रूल्स तोड़ते हुए आपने काम किया है यदि, तो आपसे बिल्डिंग खाली करवा ली जाएगी कि भैया ये काम नहीं होना, ये काय के लिए है, हॉस्पिटल है, इसमें हॉस्पिटल वाले काम होंगे, खाली करो। ठीक है, अगर किसी के अधिभोग में है, होते हैं बहुत हॉस्पिटल्स के भी लोग होते हैं, उनको भी रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं, है ना। देन अब उसके बाद है दैट एनी अदर पर्सन इज इन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ सच एकोमोडेशन, कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे स्थान का अपराधिकृत अधिभोग रखे हुए। अब ऑक्यूपेशन ही अनऑथराइज्ड है, मतलब जो पर्सन है जिसके ऑक्यूपेशन में, जिसके अधिभोग में वो मकान, वो बिल्डिंग है, वो है ही नहीं उस पोस्ट पे, और जबरदस्ती उसने वो मकान लेकर के रखा है, वो ऑथराइज ही नहीं है उस अलॉटमेंट के लिए, लेकिन वो अपने पास में पोजीशन में रखी हुई उस एकोमोडेशन को तो तुरंत खाली करवा लिया जाएगा जैसे पता चलेगा कि ये तो ऑथराइज पर्सन है ही नहीं। पता चला क्लर्क है, मकान मिलना थे किसी सेकंड ग्रेड ऑफिसर को, और पता नहीं कैसे उसने अपने मतलब पोजीशन में उसके पास आ गया मकान। ठीक है, लास्ट राउंड है कि लोक संस्था को अपने क्रियाकलाप अग्रसर करने के लिए उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है। अब अगर लोक स्थान है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अब अपने खुद के क्रियाकलाप को अग्रसर, मतलब खुद के कामकाज एक्टिविटीज करने के लिए उसको खुद की रिक्वायरमेंट है, उसने किराए पर दे दी थी
बिल्डिंग हो सकता है खाली पड़ी थी, कभी कभी ऐसा होता है, सरकारी बिल्डिंग से एक्स्ट्रा हो गई, एक एक कोई सरकारी डिपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग कोई एक्स्ट्रा पड़ी है, उनको काम नहीं आ रही तो वो दे देते हैं किराए पे, फिर अब लेकिन उनको खुद की रिक्वायरमेंट वो बढ़ गई, उनका काम बढ़ गया, उनको चाहिए तो वो खाली करवा सकते हैं। ऐसा ये वाला ग्राउंड, डी वाला ग्राउंड ये है, ठीक है। that the accommodation is required bona fide by the public institution for the furtherance of its activities। आप खुद की एक्टिविटीज को फर्दरेंस करने के लिए उनको जरूरत पड़ गई तो खाली करवा लेंगे। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेनेशन बताया इन्होंने कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल डिस्पेंसरी। तो ये याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन एमपी एकोमोडेशन एक्ट में कहाँ दिया गया है। तो ध्यान रखना सेक्शन 20। क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन लैंडलॉर्ड होता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन इनमें से लैंडलॉर्ड है, अजीब अजीब से नाम दे देंगे। तो ध्यान रखना पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ना, लोक संस्था भी क्या होती है, मकान मालिक होता है। पूछ सकते हैं कंपनी मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड भूस्वामी है, हाँ है। इसमें जितने भी नाम हमने पढ़े हैं, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और एक और वर्ड कौन सा आया था, बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। कंपनी, निगमित निकाय, स्थानीय प्राधिकारी और लोक संस्था। तो लोक संस्था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। और लोक संस्था में क्या क्या आता है, क्या इंक्लूड है, इसके भी ऑप्शन बना के दे सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, लाइब्रेरी एंड चैरिटेबल डिस्पेंसरी, कुछ और दे देंगे, उपरोक्त और मतलब कुछ भी दे देंगे। तो आपको अच्छे से टिक करके आना है इसमें, ठीक। ये हो गई आपकी सेक्शन 20, समझ में आ गई, कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am.